हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स न्यूज़। हम लोगों ने यार तय किया था कि हर संडे को एक नया पेपर डिस्कस किए थे। पिछले संडे को चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही थी, इसलिए मैंने ए और बी को डिस्कस किया था, सी और डी छोड़ दिया था 2012 पेपर का। ठीक है, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, बगल में घर बन रहा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, तो सी और डी को डिस्कस करेंगे। और आज मैं थोड़ा सा ये व्यवस्था बना लिया हूँ, एक चेयर पे एक जो है कि टेबल रखे और ऊपर लैपटॉप रखे, तो मुझे अब ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा समय उसमें नहीं गुजारना पड़ेगा। आप लोगों के साथ मैं जल्दी जल्दी वीडियो कर पाऊँगा। और हाँ यार, इस बात के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि इस वीक में, मतलब पिछले संडे से लेके इस संडे तक बहुत ही कम वीडियो आपके पास आ पाई, मुश्किल से एक दो वीडियो आ पाई। कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी यार, इसलिए मैं नहीं कर पाया। पर हाँ, प्रॉमिस है कि अब कल से मैं रेगुलर हो जाऊँगा और आपके पास रेगुलर वीडियोज़ पहुँच पाएंगे। ठीक है, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ है। अ पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, सच दैट ए बी बाई पी बी इज इक्वल टू के बाई 1 इफ पी लाइज ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, आपको बता दें कि ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ, ये पेपर आपको मेरे वेबसाइट www.mathsnujan.co पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 19 है। 19 में बोल रहा है, दो पॉइंट है, ये ए और ये बी। ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -5 और -4, 8। 3, -5 और ये है बी है -4, 8। ठीक है, -4, 8। बीच में कोई पॉइंट पी है, बीच में कहीं मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, और ये पॉइंट जो है क्वेश्चन में दिया है कि ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी जो है, ए पी बाई पी बी जो है ये है के बाई 1। ठीक है, के बाई 1 इफ पी लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, पी जो पॉइंट है वो एक लाइन पे भी लाई कर रहा है। मान लेंगे वो लाइन यहाँ से गई होगी, इसी में पी लाई कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो बताना है कि भैया के का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमें पता है, देखो ए पी बाई पी बी मतलब ये बोल रहा है कि जो पी पॉइंट है वो किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये कह रहा है कि जो पी है ये इस दोनों पॉइंट को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर p का x कोऑर्डिनेट माने तो p का x कोऑर्डिनेट देखो क्या आएगा, mx2 मतलब k में -4 का मल्टीप्लाई, तो -4k प्लस nx1 मतलब +3 मतलब 1 का मल्टीप्लाई 3 में अपान m प्लस n मतलब k प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट आएगा। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, my2 मतलब 8k प्लस ny1 -5 अपान m प्लस 1 k प्लस 1। अब दूसरी बात, ये xy जो xy है, p का जो कोऑर्डिनेट है, बोल रहा है कि ये जो p है वो लाई कर रहा है किस पे, x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक लाइन है। तो हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता है या फिर लाइन पे है कोई पॉइंट, तो उस लाइन को वो सेटिस्फाई करता है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब x और y का वैल्यू रखने पे यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू है -4k प्लस 3 बाई k प्लस 1, इसमें रख रहे हैं प्लस 8k -5 अपान k प्लस 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, बाकी जाएगा -4k प्लस 8k, तो बचेगा 4k ना, प्लस में 8k -4k 4k, फिर -5 है इधर +3, तो आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1/2। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक लाइन का इक्वेशन दिया था, उसमें वैल्यू पुट करना था। बाकी सेक्शन फार्मूला तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, और मैं अभी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया भी नहीं हूँ, अभी मैं शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत कम वीडियोज़ आ पाई, इसलिए मैं टॉपिक भी भूल गया था। तो अभी मैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं 20वां क्वेश्चन की तरफ। इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इतना एंड इतना एंड इट्स एरिया इज 15 स्क्वायर मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, कौन कौन सा है देखो, 1, -3 और 4, P
और -9, -9, ये जो है एक ट्राइंगल का वर्टिसेस है। मान लेंगे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ऐसे यार ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी 3 पॉइंट दिया है, नीचे ट्राइंगल, ठीक है। अब इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया जो है वो 15 स्क्वायर यूनिट है, एरिया जो है 15 स्क्वायर यूनिट है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, बताओ फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 और यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला एरिया का, और एरिया चूंकि गिवन है तो इक्वल टू 15 होगा, ये भी है। अच्छा सर ये क्यों लगाए हैं, तो भैया ये बता रहा है मॉड, इसको बोलते हैं मॉड। इसका मतलब होता है कि नीचे कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, एरिया कभी नेगेटिव आता नहीं है, ठीक है। ये मॉड है, उसमें कोई बात नहीं, चुपचाप सॉल्व करो, माइनस में आएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 सब निकाल लो ताकि रखने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 4 और x3 इक्वल टू हो जाएगा -9। y1 क्या है, y1 है -3, y2 है p और y3 है 7, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 1/2 और उसके बाद x1 है, x1 इज 1 y2 माइनस y3 मतलब हो जाएगा y2 इज p मतलब p माइनस 7, ठीक है, प्लस x2 इज 4 और यहाँ पे है फिर y3 माइनस y1 मतलब 7 प्लस 3 हो जाएगा ना, 7 प्लस 3 माइनस करोगे या -3 पहले से, ठीक है। उसके बाद प्लस x3 मतलब -9 और फिर दूसरे ब्रैकेट में है x3 के बाद y1 माइनस 2 नहीं, y1 माइनस y2 होगा, ठीक है। y1 माइनस y2 मतलब -3 माइनस -3 माइनस p, ठीक है। और उसके बाद मॉड बंद इक्वल टू 15 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 मॉड में, ये देखो p -7 ही रह जाएगा प्लस 7 3 10, 10 चौका 40 हो जाएगा और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे अंदर से, ये देखो ये माइनस कॉमन होके बाहर आएगा, बाहर में इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो अगर ये टूटेगा जब ब्रैकेट तो प्लस में आ जाएगा 27 प्लस 9p, ठीक है, मॉड इक्वल टू 50। अब क्या है कि 2 देखो इधर मल्टीप्लाई कर दो 30 हो जाएगा, बाकी सॉल्व करो इसको, देखो 9p और इधर p हो जाएगा 10p, ठीक है। उसके बाद देखो 7 माइनस करोगे 27 में से तो 20 बचेगा और 40 20 हो जाएगा 60, तो प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 10p इक्वल टू हो जाएगा -30, ठीक है। 60 इधर माइनस होगा -30 होगा और p इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से -3, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, p का वैल्यू -3 आएगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कल सर्कल इज रम्बस, ठीक है। तो बोला है कि कोई एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 21। एक पैरेललोग्राम है, ये मान लें एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। हम जानते हैं फिगर अच्छा नहीं बनेगा, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे हम, पर क्वेश्चन हम समझा सकते हैं, ये हम जानते हैं अच्छे से। देखो ठीक है, तो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे मान लेंगे कि O इसका सेंटर है, सर्कल जहाँ जहाँ पैरेललोग्राम को कट कर रहा है उसको मान लेंगे P, Q, R और S। सॉल्व करते हैं। तो हाँ, तो कंस्ट्रक्शन लिख लो, क्या लिखोगे, लेट ABCD या पैरेललोग्राम विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, एंड द PQRS आर द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड पैरेललोग्राम, ये भी लिख देना, ठीक है। आगे देखो चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमारे पास गिवन है कि AB बराबर CD और AD बराबर
BC, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ करना है क्या, रंबस। रंबस का मतलब प्रूफ करना है कि हमें कोई भी तो हमें प्रूफ क्या करना है, रंबस। रंबस का मतलब हमें प्रूफ करना है कि चारों साइड इक्वल हों, ठीक है, चारों साइड हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो चारों साइड इक्वल कैसे प्रूफ होगा, एक चीज़ हमें पता है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है, यही चीज़ का हम यूज करेंगे। तो देखो AP बराबर AS हो जाएगा, क्योंकि AP और AS जो है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, A कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट AP और AS है। यहाँ से लिख देते हैं कि AP बराबर क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा, ठीक, AP बराबर AS, ये पहला इक्वेशन। दूसरा ऐसे ही, दूसरा क्या लिखेंगे कि PB बराबर BQ लिख सकते हैं, ठीक है, PB बराबर BQ लिख सकते हैं, PB बराबर PQ नहीं BQ, ठीक है। इसके बाद QC बराबर CR लिख सकते हैं, QC बराबर CR, और फिर DR बराबर DS, DR बराबर DS, ठीक है। ये चार इक्वेशन हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। बस ध्यान ये देना है कि जो जोड़ना है उसे ध्यान देना। जैसे AP में PB जुड़ेगा, AP में PB जुड़ेगा, इसलिए AP के नीचे PB लिखें, बात समझ में आई। वैसे ही AB, AP, PB और इधर CR और DR, ये सब जुड़ जाएगा, बात समझ में आई, तो इसलिए लिखे ना, ठीक है। अब इन चारों को जोड़ दो, इन चारों को जब जोड़ोगे तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस QC और प्लस DS, ठीक है। ब्लैक से निकलते हैं, AP प्लस PB देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, AB, और CR प्लस DR तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CD। तो AB प्लस CD इक्वल टू ये देखो क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ, AS प्लस SD, देखो ये वाला जोड़ो, AS प्लस DS जोड़ोगे तो यहाँ पे AD हो जाएगा, और BQ प्लस QC जोड़ोगे तो BC हो जाएगा। अब हम जानते कि AB बराबर CD है, पैरेललोग्राम पहले से दिया हुआ है, AB बराबर CD, तो इसको 2 टाइम्स AB लिख सकते हो, और AD बराबर BC है, AD बराबर BC है तो 2 टाइम्स इसको AD लिख सकते हो। 2 से 2 कटेगा, AB बराबर हो जाएगा AD, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली करोगे, AB बराबर AD आ गया तो BC बराबर CD भी आ जाएगा, ठीक है, BC बराबर CD भी आ जाएगा। तो भैया आप देख लो कि AB बराबर AD है, AD बराबर BC है, BC बराबर CD है, CD बराबर, सब आपस में इक्वल हो गए। तो ये क्या हो गया, एक रंबस हो गया, ठीक है, आसान था, सिर्फ एक्सटर्नल एंगल, सॉरी एक्सटर्नल टेंजेंट का फॉर्मूला लगाना था ना, ठीक है। इसी में और करके एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें और है, प्रूव दैट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड अ सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर है जो कि एक सर्कल को, ये और वाला क्वेश्चन है, ये मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है कोई मान लो, ठीक है, और एक सर्कल को ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल बन तो रहा नहीं है, पर मान लें कि भैया यही सर्कल है, ठीक है, क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो A B C D, यह P Q R S, ठीक। अब हमें बताना है कि सेंटर पे, ये सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, और इधर इस सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, तो 4 एंगल तुमको बन रहा है, ये। तो बताना है कि इसका और इसका सम 180 होता है, और इसका और इसका सम 180 होता है ना, सप्लीमेंट्री बताना। जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं सब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे करोगे बताओ।
करोगे क्या कि तुम ये जो लाइन यहाँ पे कट की है ना, यहाँ से एक लाइन खींच दो नीचे इधर, और वैसे यहाँ पे, ठीक, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब तुम्हें याद होगा, अब सबका नाम दे दो, जैसे इसको नाम तुम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल अंदर बन रहा है। अब तुम्हें याद होगा थ्योरम एक पढ़े थे, क्लास 9th में पढ़े थे, क्लास 10th में भी पढ़े होगे कि भैया जो मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है, बाहर से एक टेंजेंट खींचते हैं, जब टेंजेंट जब बाहर से खींचते हैं तो ये यहाँ पे सेंटर होता है, ये रेडियस, और यहाँ से जो एंगल ये जो बनता है एंगल, ये दोनों बराबर एंगल बनता है ना, इक्वल एंगल बनता है। सेंटर पे जो बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट खींचते हैं तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं वो इक्वल एंगल बनाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, देखो ये बाहर से टेंजेंट खींचा गया है और ये सेंटर पे देखो ये दोनों रेडियस है और सेंटर पे देखो 2 और 3 एंगल बना रहा है, तो ये इक्वल होगा। समझ रहे हो ना, होगा इक्वल कि नहीं बताओ? इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा तो तुम क्या लिख सकते हो बताओ? देखो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, एंगल 2 बराबर एंगल 3। वैसे एंगल 4 बराबर एंगल 5 है। देखो ये लाइन खींचे हैं, दोनों टेंजेंट है, ये दोनों रेडियस है, तो ये जो बीच का लाइन खींचा है ये दोनों को इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है सेंटर पे। तो एंगल 4 बराबर एंगल 5 कर सकते हो, फिर एंगल 6 बराबर एंगल 7 कर सकते हो, कर क्या सकते हो वो है ही, ठीक है। और एंगल 1 बराबर एंगल 8 कर सकते हो, ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 8। अब क्या है कि अब ये जो 8 एंगल है सब मिला के कितना होना चाहिए? 360 तो होना चाहिए कंप्लीट एंगल, भाई कंप्लीट एंगल बना ही रहा है तो सबका सम 360 होना चाहिए। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 360। ये तो होना ही चाहिए भाई। अब देखो एंगल 1 बराबर एंगल 8 है, तो 8 को ना लिख के 2 एंगल 1 लिख सकते हैं, हाँ, एंगल 1 + एंगल 1, इसको काटते नहीं है। एंगल 8 जो एंगल 1 के बराबर है तो एंगल 1 + एंगल 1 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 1। फिर देखो एंगल 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर, तो 2 टाइम्स एंगल 2 लिख सकते हैं। फिर एंगल 4 जो एंगल 5 के बराबर है तो 2 टाइम्स एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है तो 2 टाइम्स एंगल 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 वाला हो गया है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 360, सॉरी मैंने टी लिख रहे थे, 360। अब सब में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 अगर कॉमन लोगे तो बचेगा एंगल 1 + एंगल 2 और प्लस एंगल 4 + एंगल 6 बराबर 360। यहाँ पे देखो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल 6 बराबर हो जाएगा 180। अब देखो यहाँ पे एंगल 1 + एंगल 2 कौन सा एंगल है? ए, मतलब ये सेंटर है, तो एंगल 1 + एंगल 2 कौन सा होगा? AOD ना, तो इसको लिख देंगे एंगल AOD प्लस, तो एंगल 4 + एंगल 6 क्या होगा? देखो ठीक है, एंगल 4 और एंगल 6 कुछ हो नहीं रहा है, पर एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर है, तो 4 की जगह 5 लिख दो। समझ रहे हो ना? ये देखो 4 की जगह एंगल 4 बराबर एंगल 5 है, क्योंकि 4 लिख रहे हैं तो 4 और 6 कुछ बन नहीं रहा है, पर 5 और 6 बन जाएगा, BOC वही चाहिए हमको। तो 2 एंगल 5 यहाँ पे लिख दो। कहाँ पे लिखे हैं? 2 एंगल 4 की जगह 2 एंगल 5 लिख दो, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल 5 और यहाँ पे भी एंगल 5, तो एंगल 1 + एंगल 2 एंगल AOD हो जाएगा, और एंगल 5 + एंगल 6 कितना होगा? एंगल BOC है ना, एंगल BOC बराबर हो जाएगा 180। तो देखो दोनों एंगल जो सेंटर पे बनेगा उनका सम क्या है? 180। तो इसको क्या बोलते हैं सर? सप्लीमेंट्री। अब AOB और COD कैसे आएगा? सेम चीज, जो तुम एंगल 1 लिखे हो 2 टाइम्स एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 8 को जोड़कर 2 टाइम्स एंगल 1 लिखे हो, वो तुम 2 टाइम्स एंगल 8 लिखना, ठीक है। और जैसे एंगल क्या 2 टाइम्स एंगल 2 लिखे हो तो 2 की जगह एंगल 3 लिखना। जब इसी को अपोजिट लिखोगे, जैसे इस बार हम लिए थे, कैसे लिए थे? 2, 5, 6 और 1, तो तुम इसको हटा के क्या कर लेना? 3, 4, 7 और 8 ये लोगे तो तुम ये वाले एंगल्स प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। सब इक्वल है, कर तो सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो यार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको बता दूं यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यार अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना कि कौन सा क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया, या फिर बताना कि कौन सा क्वेश्चन इस ईयर मतलब 2012 में बहुत अच्छा आया था जो तुमको नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब यार ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्या कह रहा है देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है जिसका हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है और बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या है कंडीशन, क्वेश्चन क्या, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर कुछ ऐसा होता है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बना दिए सिलेंडर, बहुत अच्छा नहीं बना है हम जानते हैं, पर कोई बात नहीं, अच्छा बनाने से आर्टिस्ट तो बनना नहीं भैया, हम लोग तो मैथमेटिशियन है ना। तो मैथमेटिशियन नहीं कहेंगे, टीचर कहेंगे, मैथमेटिशियन निकल जा रहा भाई। तो सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, इसका हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। और बेस डायमीटर जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर मतलब पूरा 12 सेंटीमीटर दिया है, तो हम आधा ही लिखते हैं क्योंकि हमें आधे की दिक्कत ही है, मतलब आधे की ज़रूरत है हम लोग। आर जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट इसको लिख देते हैं, हाइट इक्वल टू h 7 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस डायमीटर इज हॉलो आउट, ठीक है। एक कोनिकल कैविटी है, कोनिकल कैविटी कुछ ऐसा होता है, ठीक है, वो सेम हाइट का यहाँ से भैया काट के निकाल दिया गया, ठीक है। और बेस डायमीटर इसमें दिया हुआ है कि सेम हाइट का और सेम बेस डायमीटर का काट के निकाल दिया गया। तो बताओ भैया कि क्या होगा इसका। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड का। तो अगर हम काट के निकाल देंगे, देखो काट के निकाल देंगे तो बात करेंगे इसका, हाँ तो बात करेंगे काट के अगर निकाल देंगे तो देखो पहले तो एरिया कम था, पहले अगर ये पूरा होता तो एरिया कम होता, अब काट के निकाल दिया गया है तो ये बीच का एरिया जो गहरा हुआ है वो एरिया बढ़ गया। तो हमें क्या करना है कि इसका मतलब ये जो कोन है उसका एरिया इसमें सम करना है, ठीक है, बात समझ में आई, सम करना है। तो अब क्या का एरिया हमें सम करना है। एक तो ये देखो सॉलिड सिलेंडर है तो मतलब यहाँ से ये बंद होगा, सॉलिड सिलेंडर, तो इसको एरिया को सम करना है, ये एरिया सम होगा। ऊपर से काट के निकाला गया है तो काट के निकाला गया मतलब ऊपर का एरिया खाली होगा, तो ऊपर का एरिया खाली होगा तो मतलब ऊपर प्लस नहीं करना है, वो हटा देना है। और नीचे जो एरिया है ये गया हुआ है मतलब इसका कोन का वो एरिया उसको प्लस करना है। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें TSA की, टोटल सरफेस एरिया, तो पहली चीज़ कि हमें चाहिए इसकी एरिया प्लस ये पूरा चारों तरफ का एरिया, समझ रहे हो, ये चारों तरफ का एरिया और नीचे का एरिया। तो हमें पता है कि सिलेंडर में दो टाइप की एरिया होती है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है बताओ, कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ इस तरफ ये चारों तरफ का एरिया बताता है, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में चारों तरफ का एरिया प्लस ऊपर और नीचे दोनों, ये उन दोनों का भी एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हम लेंगे तो ये चारों तरफ का एरिया हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, ये नीचे का एरिया प्लस कर देंगे। और उसके बाद ये जो कैविटी निकला है मतलब कोन का, तो कोन का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया में वो बंद कर देगा, तो कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एल इसमें क्या होता है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलता है भैया, तो देखो ये 7 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट देखो ये होता है। तो स्लैंट हाइट देखो, वैसे हम पहले यहाँ पे लिख दें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, तो पहले क्या होगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच, ठीक, प्लस नीचे का एरिया प्लस करना है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब पाई आर एल, ठीक। अब ये एल कैसे निकलेगा, तो एल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब देखो कैसे हो जाएगा, देखो एच क्या है, एच इसमें है 7 सेंटीमीटर तो 49 हो जाएगा, और 6 है इसका रेडियस मतलब 36 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में आएगा 9 6 15 4 3 7,
एक 8 85 ना। तो अब हम लिखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू। इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो पाई और आर कॉमन आ रहा है सब में से ना, तो पाई आर कॉमन ले लो। पाई अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो 2h बचेगा, प्लस यहाँ पे आर बचेगा और यहाँ पे एल बचेगा ना। तो पाई आर मतलब 22/7 इंटू आर क्या है 6 और 2h मतलब h है 7, 7 इंटू 2 कितना होता है 14 प्लस आर 6 प्लस ये हो जाएगा 85, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 14 6 20 प्लस रूट में 85। अब इसको सॉल्व करना, देखो रूट 85 को मैं आगे कर नहीं सकता क्योंकि देखो रूट 85 होगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 पॉइंट समथिंग मतलब 9.2 हो सकता है, 9.2 ही हो सकता है। तो 9.2 इसका वैल्यू रखना, तो ये हो जाएगा 29.2 और उसके बाद वैल्यू को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि देखो हमको रूट 85 का नहीं याद है। ठीक है, अब इतना नहीं याद कर सकता मैं, तुमको वही करना होगा। 9 का 81 होता है मतलब इसके आसपास है, तो 9.2 का निकालना। 9.2 2 2 या 4 होता है, हाँ उसके आसपास, तो 9.2 निकालना। अगर उसके पास में नहीं आया तो 1.9.3 निकालना, वही होगा, वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा 22 है, हाँ 22 में एक और करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं। सॉलिड बकेट सिलेंड्रिकल बकेट, अच्छा बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर इज filled with sand. This bucket is emptied on the ground and the conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, then find the radius and the slant height of heap. ठीक है, cylindrical bucket है, तो bucket तो हम जानते हैं किसके फॉर्म में होता है, फ्रस्टम के फॉर्म में होता है ना। ठीक है, तो ये एक सिलेंड्रिकल बकेट है ना, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर की शेप में है। ठीक है, तो सिलेंडर की शेप में है तो ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शेप है और 32 सेंटीमीटर हाइट है, इसका हाइट जो है वो 32 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और बेस रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर। तो इसमें सैंड है। ठीक है, सैंड को ऐसे उलट दिया गया ज़मीन पे, तो एक वो कोनिकल हिप बनाया ना, कुल ऐसा बनाएगा, हम जानते हैं यार, ऐसा हम लोग किए हैं कि सैंड में रखोगे, जब उल्टोगे इसको तो वो नीचे की तरफ थोड़ा सा चौड़ा रहता है, सर्कुलर थोड़ा बड़ा रहता है और ऐसे आता रहता है ऐसे, तो कोनिकल हिप की तरफ बनता है। तो इसका जो हाइट दिया है, इसका हाइट जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसका हिप का हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भैया बताओ कि क्या होगा इसका रेडियस ऑफ बेस ना। ठीक है, रेडियस, देन फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट, तो रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों बताना है इसका। तो बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं बताओ। तो देखो, जो सैंड हम बकेट में रखेंगे वही सैंड नीचे जाएगा और वही बनाएगा क्या, कोनिकल हीप। तो भैया जो सैंड बकेट में है उसका वॉल्यूम और जो सैंड नीचे गया है उसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई, वही तो सैंड नीचे जा रहा है, तो वॉल्यूम दोनों का बराबर कर देते हैं। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बताओ पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो जब नीचे जा रहा है इतना ही कितना होगा सैंड, अब यही सैंड नीचे जा रहा है और कोनिकल बना रहा है, तो कोनिकल का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, 1/3 पाई। अब इसका रेडियस अलग होगा r1 स्क्वायर और इसका हाइट भी अलग होगा, h1 बनेगा। तो देखो पाई से तो पाई कट जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। अब आर स्क्वायर एच, इसका आर स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर इंटू हाइट इसका कितना है 32 इक्वल टू 1/3 इंटू r1 का स्क्वायर हमें निकालना है, और h जो है दिया हुआ है, कितना h दिया हुआ है, इसका कितना बड़ा बन रहा है हिप इज 24 सेंटीमीटर ना, 24 सेंटीमीटर। इसको 3 8 या 24 होता है और 8 इधर डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 4 आएगा ना, 8 4 जा 32 होता है। अब ये देखो r1 स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 18 इंटू 18 और 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, पेयर बना लो।
इसका रूट निकल जाएगा ना। R1 जो है कितना आ जाएगा, देखो अंडर रूट निकालोगे तो हो जाएगा 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36। तो रेडियस ऑफ बेस मतलब जो हिप बनेगा, जो कोनिकल हिप बन रहा है उसका रेडियस कितना आ जाएगा 36 ना, 18 2 जो 36 होता है। अब अगर इसका स्लेंट हाइट निकालना चाहोगे तो L होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो इसका h जो है कितना दिया हुआ है, h इज 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है, आंसर आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576 का होता है और 36 का स्क्वायर तुम निकाल सकते हो। दोनों को प्लस करना, वो किसी न किसी का स्क्वायर होगा, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में ला के आंसर आ जाएगा। इसमें दिमाग नहीं लगना, तो कैलकुलेशन करना है भाई। हमारा काम क्या है, तुम्हें रास्ता दिखाना कैसे सॉल्व करना है। अब कैलकुलेशन करना तो तुम क्लास 8 तक सीखे ही हो, कितना कैलकुलेशन सीखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है इन फिगर PQ and AB are the respectively the arcs of two concentric circle of radius 7 cm and 3.5 cm and center O. If angle POQ is equal to 30 degree, then the area of shaded region. ठीक है, क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये सेंटर है O। ठीक है, यहाँ से दो आर्क दिया हुआ है। ठीक है, आर्क कुछ ऐसा है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है और ये 30 डिग्री है और ये है PQ AB। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये पेपर चाहिए तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरे साइट पे जाना या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से जाके आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 मैं करा रहा हूँ, अगर पेपर आपके पास डाउनलोडेड होगा तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया आपको बताना है। ठीक है, ये एरिया, ये पोर्शन का एरिया तुमको बताना है। ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा भैया, देखो पहले तो हमें याद होना चाहिए कि जब थीटा डिग्री रहता है सर्कल का, मतलब सर्कल पे अगर थीटा डिग्री है तो कैसे उसका एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ थीटा डिग्री होता है, थीटा डिग्री होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब ये थीटा क्या है समझ में आ जाएगा, रेडियस तुमको पता होना चाहिए। इसमें कुछ दिया भी हुआ है, इसमें दिया हुआ है PQ एंड AB। PQ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब PQ, अच्छा ये जो है PQ दिया हुआ है, अगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस, अच्छा रेडियस दिया है, रेडियस सॉरी PQ नहीं दिया है, रेडियस दिया है। ये पूरा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये जो है OB जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये दिया हुआ है, हाँ ठीक, यही दिया हुआ है, ये POQ इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें ये एरिया निकालना है, तो हम ये कह रहे थे कि ये पूरा एरिया निकालें, मतलब PQO ये पूरा एरिया निकालें, उसमें से ये एरिया माइनस कर दें, मतलब ABO ये एरिया माइनस करें तो हमें ये सिर्फ बचेगा। बात समझ में आई, आसान था, इसमें सोचने में कोई बात नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। क्या करना है, हमें ये एरिया चाहिए भैया, हम पूरा एरिया निकालेंगे और ये एरिया माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, वही चीज़ करने जा रहे हैं। एरिया अगर क्या करेंगे, अगर एरिया हमें निकालना है तो क्या करेंगे, आर्क, एरिया ऑफ आर्क PQO माइनस एरिया ऑफ आर्क, कौन सा आर्क, ABO, है ना। तो अगर POQ का निकालें तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 तो हमेशा ही होगा, बस आर थीटा और 360 बदलेगा ना, 360 सॉरी, सिर्फ आर और थीटा बदलेगा ना। तो क्या लिखेंगे, देखो पाई आर, PQO के केस में आर कितना 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा इज 30 डिग्री अपॉन 360। ठीक, माइनस पाई, फिर से आर स्क्वायर, इसमें आर क्या है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा अब भी 30 है अपॉन 360, काट दो तो ये कट जाएगा, आएगा 6 बार में ना, ये भी 6 बार में। अब दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, पाई बाई 6 दोनों में कॉमन है ना, पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 अगर कॉमन लोगे तो ये बचेगा 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो सॉल्व करने के लिए आसान तरीका ये कर सकते हो तुम, या फिर तो 3.5 का तुम तुरंत निकाल लो। जैसे 3.5 का अगर निकालोगे तो देखो हो जाएगा 3.5 और 5 25 25, 5 हाथ में लगा 2, 5 15 2 17, 3 5 15, 3 3 9 1 10, तो हो जाएगा 5 7 5 12, 1 1 2 और ये 1, तो हो जाएगा 12.5।
इसका 12.5, इसका हो जाएगा 49, तो पाई बाई 6 ये हो जाएगा 49 माइनस 12.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, पॉइंट लगेगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 3 ना, ये कटेगा 3 से नहीं कटेगा, पर 7 से कट सकता है ये। तो ये देखो पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू ये 1/6 इंटू 38.75, कट जाएगा 7 पचे 35, 3 38, 7 पचे 35, 2 37 25 नहीं कटेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 38.75 जो आया है इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यार थोड़ी सी गलती है, यहाँ 8 बजेगा ना, तो 8 में से 2 जाएगा 8 में से, तो यहाँ पे 6 होगा ना 6, और ठीक है 4 में से गया 3। अब देखिए 7 से कट रहा है क्या, ये 7 से कट रहा है क्या, 7 पचे 35, 1 37, हाँ कट जाएगा, अब काटोगे तो कट जाएगा ये, तो 7 पचे 35, 1 36 होगा, अब यहाँ पे बचेगा 17, तो 7 दूना 14, 3 बचेगा, 7 पचे 35, ये कट गया। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा 5.25 इंटू 22/6, अब ये कटेगा नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है, इसका ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ ना 23 का और करके, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर है, अब तो 24 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या है। तो यार क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, और जिसकी वजह से मैं उसको कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, अलजेब्रा से है, इसको एक्स का वैल्यू निकालना है, और दोनों क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है कि बीच का वैल्यू मतलब 4x माइनस 4x प्लस a माइनस b दे दिया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे बीच में 2a कर सकते हैं और a² माइनस b² कर सकते हैं, पर उससे फिर आएगा कि नहीं आएगा ये भी पता नहीं है। दूसरे में जो 3x² माइनस √6x प्लस 2 है, इसमें जो b² माइनस 4 मतलब जो डिस्क्रिमिनेट है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कि ये इसके जो रूट होंगे वो इम्पॉसिबल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो और सॉल्व फॉर x दिया है, तो इसका मतलब कि ये 2012 का पेपर है और लग रहा है कि मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। मिसप्रिंट मतलब कि पेपर में नहीं गड़बड़ी है, ये जो PDF बना रहे हैं वो अच्छे से लिख नहीं पाए इसको, ठीक है। क्योंकि PDF मैं बनाता नहीं हूँ यार, PDF दूसरा कोई बनाता है, अपलोड करना काम होता है मेरा, कोई बात नहीं, इसको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ इसको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। 25 मतलब 25 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 45 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मान लो काइट है, ये काइट जो है कुछ मीटर ऊपर उड़ रहा है, ये 45 मीटर एबव द ग्राउंड उड़ रहा है, 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर एबव द ग्राउंड उड़ रहा है, और एक इससे जो रस्सी बंधी हुई है वो 60 डिग्री बना रही है ग्राउंड से। A, B और C, हमें बताना है रस्सी का लेंथ क्या होगा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है यार, मतलब ये देखो इम्पोर्टेंट चीज़ यार, सुनना अभी मैं जो बोल रहा हूँ कि जो हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है ना, तो अगर क्वेश्चन तुम वर्ड प्रॉब्लम है, अगर तुम अच्छे से समझ गए, फिगर बना दिए, तो समझ लो वो सॉल्व होगा। और सबसे बड़ी बात कि 2012 से लेकर 2019 तक में हर पेपर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस जरूर रहता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस यार बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ लो, मैं पढ़ाया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ, डिस्कस किया हूँ, प्रीवियस ईयर मैं पहले से ही करवा चुका हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का, पर आप उसको जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बात करते हैं, इसका लेंथ निकालना, तो हमें इसका परपेंडिकुलर चीज़ पता हुआ है और हमें पता है इसका एंगल, तो हम साइन थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, तो साइन 60 जो है ये होगा, सॉरी साइन 60, हाँ साइन 60 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, मतलब AB अपान AC होगा ना। और साइन 60 में पता है क्या होता है, √3/2, तो √3/2 इक्वल टू AB 45 अपान AC हो जाएगा। तो AC कितना हो जाएगा, देखो 90√3 हो जाएगा ना, 90√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत?
तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा, देखो AC आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 और √3 के साथ AC मल्टीप्लाई होगा तो √3 नीचे आएगा ना। अब इसको रेशनाइज कर दो, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 90 √3 अपान यहाँ पे 3, तो ये जाएगा 30 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, √3 का वैल्यू 1.732 होगा, वो रख के और मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में ड्रा करना है और ये है ड्रा करने वाला, मतलब कंस्ट्रक्शन का ये क्वेश्चन है। तो कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन मैं करवा नहीं सकता, ठीक है, इस पर नहीं करवाऊंगा मैं कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा कि कॉपी पेन लेके अच्छे से समझा सकूं, तो उस पर ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे मतलब सिर्फ टाइम पास होगा, उससे कोई मतलब नहीं है कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे ये AP से क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। द 16th टर्म ऑफ AP इज 1 more than twice द इट्स 8th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 16th टर्म ऑफ AP मतलब A + 15 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 16th टर्म मतलब A + n-1D, फार्मूला तो पता ही है। तो 16 के n की जगह 16 रखोगे तो A + 15D। हमें ये लिखने से पहले तुम्हें लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि भैया जो हम AP मान रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, तो इसके बाद A + 15D। मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो बोला 16 टर्म ऑफ AP इज 1 more than twice इट्स 8th टर्म, मतलब 1 more, इसके 8th टर्म के दुगने से एक ज़्यादा है। मतलब 8th टर्म होगा क्या, A + 7D, और इसके दुगने से एक ज़्यादा है इसका 15 टर्म। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर आएगा क्या उसके बाद देखेंगे। तो ये हो जाएगा A + 15D इक्वल टू 2A + 14D + 1, है ना। तो माइनस कर देते हैं, A को इधर लाओगे तो A ही बचेगा, 2A में से A माइनस हो जाएगा, और 14D में से 15D घटाओगे तो हो जाएगा -D, और ये +1 इधर है तो इस साइड लाओगे तो -1 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए कुछ और दिया है। इफ़ द 12th टर्म ऑफ AP इज 47, मतलब 12th टर्म मतलब A + 11D जो है वो दिया है 47। फाइंड इट्स nth टर्म ना, nth टर्म। तो इसको पहले कर लो। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो A से A कट जाएगा, ये हो जाएगा -12D, है ना, इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा D इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, मतलब AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आया। ठीक है, 4 आया, बहुत बढ़िया। तो A का ये D मतलब इस जो D वेरिएबल है इसका वैल्यू रख के तुम A निकाल सकते हो। तो A निकालो, यहाँ से हो जाएगा देखो A - 4 इक्वल टू -1, A इक्वल टू हो जाएगा 3 ना, 4 इधर आएगा तो प्लस में 4 - 1 3 हो जाएगा। अब nth टर्म निकालना, तो Tn क्या होता है बताओ। Tn होता है A + n-1 और D, है ना। तो A कितना है 3 + n-1 और D कितना है, D है 4। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करो तो 3 + 4n-4, तो ये हो जाएगा 4n-1। ये होगा Tn टर्म उस AP का जिस AP के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तब तक तुम इसे नोट करो, पॉज करो वीडियो, और मैं इरेज करके चलता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो क्या है बताओ भैया, 52 कार्ड्स हैं और किंग ऑफ रेड कलर। तो एक तो देखो यार, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ फटाक से, पर अब ये मतलब अगर इसको स्टार्ट करूँगा मैं प्रोबेबिलिटी को, तो यार पूरा एक चैप्टर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और आधा घंटा से 45 मिनट इस टॉपिक पे ही चला जाएगा। तो मैं अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे समझाएं तुमको, क्योंकि अब मुझे रेड कलर के लिए तुम्हें बताना पड़ेगा कितने कितने कार्ड्स होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो 52 कार्ड्स होते, मैं लिखूंगा नहीं, 52 कार्ड्स को सुनो, अच्छे से सुनोगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। मैं प्रोबेबिलिटी जब शुरू करूँगा तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। अभी मैं ऐसे बताता हूँ कि 52 कार्ड्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, 26 और 26। ठीक है, 26 जो होते हैं इनको रेड कार्ड, और ये जो अलग के 26 होते हैं उनको ब्लैक कार्ड कहा जाता है। तो रेड कार्ड को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, 13-13, और ब्लैक कार्ड को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, 13-13। अब इस 13 में मतलब रेड कार्ड के जो 13-13 2 पार्ट्स होते हैं,
उसमें एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है, ठीक है। हार्ट में 13 कार्ड, डायमंड में 13 कार्ड। वैसे ही ब्लैक कार्ड को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, उसमें एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड्स, ठीक है। अब इस 13 कार्ड में क्या क्या होते हैं, ये जो 13 कार्ड होते हैं वो चारों में कॉमन होते हैं। क्या क्या चार में डिवाइड किए हैं, मतलब 52 को पहले 26 और 26 में डिवाइड किए, अब फिर इस 26 और 26 को फिर से 13 13 13 में डिवाइड किए, ठीक है। अब ये चार 13 तुम्हारे पास हैं, अब इस 13 चारों 13 जो है सेम कार्ड्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, सब में होता है किंग, क्वीन, जैक और एस, ये चार कार्ड सब में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, किंग, क्वीन, जैक और एस, ये चार कार्ड सब में होते हैं पर अलग अलग होते हैं। जैसे किंग, क्वीन, जैक, एस, पहले रेड का हार्ट हुआ, रेड का डायमंड हुआ, ब्लैक का क्लब हुआ, ब्लैक का स्पेड्स हुआ, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद चार के अलावा कितने बचे, 9। तो 9 जो होते हैं वो 2 से लेके 10 तक के नंबर्स होते हैं, ठीक है। बात करेंगे किंग ऑफ रेड कलर का, तो पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब नंबर ऑफ आउटकम हमें गिना, देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो 52 है हमें पता ही है, उसमें ए भी कार्ड निकाला नहीं गया है। बात कर रहा है कि किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में कितने किंग होते हैं ये हमें गिनना है। देखो रेड कलर तो दो भागों में डिवाइड किया था, किसमें, रेड, डायमंड और हर्ट में। अब डायमंड में भी एक किंग होता है और हर्ट में भी एक किंग होता है, और दोनों को मिला के ही रेड का पूरा किंग बनता है। तो कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 2। तो 2/52 इसका प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब 1/26, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं तो मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको, ठीक है। दूसरा फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कैसे कहते हैं, देखो फेस कार्ड हमको उस समय बताना भूल गए, अभी बताना है कि फेस कार्ड जो किंग, क्वीन और जैक, ये जो 3 कार्ड्स होते हैं इनको फेस कार्ड बोलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स पे फेस बना होता है, मतलब चेहरा बना होता है, किंग, क्वीन और जैक। तो 3 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। तो 3 कार्ड एक के, मतलब डायमंड के 3 कार्ड, उसके बाद हार्ट के 3 कार्ड, क्लब के 3 कार्ड और स्पेड्स के 3 कार्ड। तो कुल मिला के 12 कार्ड ऐसे होते हैं जो कि फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो 12/52 हो जाएगा ना। उसको काट दोगे, 6 से कटेगा नहीं, 4 से काट दो, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12, ठीक है। तो 3/13 आ जाएगा, ठीक है, अच्छा होगा। फिर क्वीन ऑफ डायमंड, अब क्यों क्वीन ऑफ डायमंड के बारे में पूछा, तो डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन होता है, 1/52 हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो यार बहुत मज़ा आ जाता है करने में, ठीक है। तो सेक्शन डी में आते हैं, और हमको समझ नहीं आ रहा कि मैं आज ही डिस्कस कर लूँ कि इसको मैं छोड़ दूँ कल के लिए। 5 क्वेश्चन हैं यार, छोड़ देते हैं, क्योंकि यार वीडियो देखो बहुत बड़ा बन गया है, ठीक है, क्योंकि अच्छे से समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देंगे वीडियोस को, मतलब क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन हमें भी टाइम देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही यार। चैनल पर नए हो तो जरूर यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।